हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर 13 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम साबुन और अपमार्जक इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपमार्जक की। अपमार्जक क्या होता है? तो देखो, अपमार्जक है इसको लैटिन भाषा में बोला जाता है डिटर्जेंट। लैटिन भाषा में इसको क्या बोला जाता है? डिटर्जेंट बोला जाता है। और इस डिटर्जेंट का अर्थ होता है टू वाइप क्लीन। इसका यदि अपन हिंदी में अर्थ निकालें तो होता है स्वच्छ या साफ करने वाला। स्वच्छ या साफ करने वाला। तो वैसे साबुन और अपमार्जक दोनों ही अपमार्जक होते हैं, लेकिन फर्क होता है एक। साबुन क्या है कि पुराने अपमार्जक माने जाते हैं और नए जमाने के जो अपमार्जक है उनको अपन वर्तमान में केवल अपमार्जक बोलते हैं। फिर साबुन भी है तो एक प्रकार का अपमार्जक ही, लेकिन ये पुराने जमाने का अपमार्जक है और वर्तमान में जो अपमार्जक चल रहे हैं उन्हीं को अपन क्या शब्द काम में लेते हैं? अपमार्जक शब्द काम में लेते हैं। तो अपमार्जक शब्द लैटिन भाषा का डिटर्जेंट शब्द है, उससे बना है और इसका अर्थ क्या होता है? टू वाइप क्लीन, यानी कि स्वच्छ करने वाला या फिर साफ करने वाला। ये क्या करेगा? कपड़ों को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा हुआ है। तो पहले अपन साबुन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन बात करेंगे अपमार्जक की। जो नए जमाने के अपमार्जक है उनकी बात करेंगे फिर, ठीक है। तो पॉइंट लगाओ पहले साबुन। तो देखो, साबुन के अंदर कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है, तो हर बात मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो इसमें पहली बात आपको याद रखनी है कि साबुन सबसे पुराने अपमार्जक हैं। तो साबुन भी अपमार्जक है, लेकिन सबसे पुराने अपमार्जक है, ये पुराने जमाने के अपमार्जक है। अब दूसरी चीज अपने देखते हैं भाई साबुन होता क्या है। तो देखो भाई, साबुन लंबी या दीर्घ बोल सकते हो आप, दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं ये? जो वसा अम्ल होते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्ल हैं, उनके सोडियम या पोटेशियम लवण है। तो देखो, मैं कुछ वसा अम्लों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। वसा अम्लों के उदाहरण, तो देखो वसा अम्ल में स्टेरिक अम्ल हो सकता है, वसा अम्ल है एक प्रकार का ये। पोमिटिक अम्ल हो सकता है, पोमिटिक अम्ल भी एक प्रकार का वसा अम्ल है, ठीक है। और ओलिक अम्ल हो सकता है, ओलिक अम्ल, ठीक है।
और इन अम्लों के अंदर क्या होता है कि कार्बन परमाणु की संख्या 12 से लेकर के 18 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 12 से लेकर 18 तक। तो देखो इसमें जो कार्बन श्रृंखला लंबी होती है तो वो इस तरीके से लंबी होगी, जैसे CH3, CH2, 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 इस तरीके से लंबी श्रृंखला होती है वो पूरी। अब जैसे देखो मैंने इसमें कितने कार्बन दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन दिखाए मैंने केवल। लेकिन यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 12 से लेकर के 18 तक हो सकती है, यानी कि एक लंबी श्रृंखला इनके अंदर कार्बन परमाणुओं की पाई जाती है। तो ऐसी लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला वाले जो वसा अम्ल होते हैं उनके सोडियम या पोटेशियम लवण ही क्या कहलाएंगे? साबुन कहलाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ वसा अम्लों के उदाहरण भी आपको दिए, जैसे स्टेरिक अम्ल है, पोमेटिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है। ठीक है ना भाई। तो भाई बार बार इतनी लंबी श्रृंखला को तो अपन दिखाते नहीं है, इस श्रृंखला की जगह हम सीधा एक प्रतीक काम में लेते हैं R। कोई बड़ी सारी लंबी श्रृंखला है तो उसको सीधा अपन किससे दिखा देते हैं? R से दिखा देते हैं। ठीक है, तो भाई देखो साबुन को प्राप्त किया कैसे जाता है। तो साबुन को प्राप्त करने के लिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में है CH2COOR, यहां पर है CHCOOR और यहां पर है आपके पास में CH2COOR। ठीक है, ये एक वसा अम्ल है। क्या है? ये एक वसा अम्ल है। अब ये जो वसा अम्ल है, जब इसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने NaOH के साथ इसको गर्म किया, तो गर्म करने पर मुझे क्या मिलता है? देखो समझते हैं बात को। इसको आप यहां से तोड़ोगे, यहां से, तो CH2 CH और CH2 इसको तो अलग कर लो इधर, CH2 सिंगल बंद CH सिंगल बंद CH2। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक के साथ में एक OH समूह जोड़ना है। तो यहाँ 3 में NaOH ले लेता हूँ, तो यहाँ ये बीच में से टूटेगा। जो 3 OH है ना वो ऐसे इसके साथ में जाकर के जुड़ेंगे। यहाँ OH जोड़ दो, यहाँ पर भी OH जोड़ दो और यहाँ पर भी क्या कर दो? OH जोड़ दो। ठीक है, अब ये बचा हुआ आपके पास में COOR। इस COOR के साथ में आपको जोड़ना है Na को, तो इसको मैं सीधा ऐसे लिखूंगा भाई। देखो अब RCOONA, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये जो R है इसको यहाँ लगा दिया और इस R की जगह मैंने क्या लगाया है? Na लगाया है। वो लिखने का तरीका अपना। तो यहाँ पर इस तरीके के आपको मिलने वाले हैं 3 अणु। भाई ये तीनों हो गए ना, और 3 सोडियम। तो ये तो हो गया आपका साबुन। क्या हो गया? साबुन। और इसे आप बोलते हो ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो देखो साबुन प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? जो वसा अम्ल होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें साबुन प्राप्त होता है, और ये अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है? साबुनीकरण अभिक्रिया। तो भाई देखो यहाँ पर जो R हमने दिखा रखा है वो वास्तव में क्या है? इस तरीके की कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला है। तो साबुन के बारे में 2-4 बातें अपन ने जानी। देखो क्या जाना अपन ने? साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। साबुन लंबी या दीर्घ कार्बन श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। वसा अम्ल, भाई जो वसा होती है वो वसा अम्ल और ग्लिसरीन से मिलकर के बनती है। तो वसा अम्ल जो है वो वसा के अंदर पाया जाने वाला अम्ल है। तो वसा अम्लों के कुछ उदाहरण अपन ने लिए, स्टेरिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल और ओलिक अम्ल। ठीक है ना। तो इसमें कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो 12 से लेकर के 18 तक हो सकती है। तो कार्बन की पूरी जो श्रृंखला होती है उसको अपन किसके द्वारा दिखा सकते हैं? R के द्वारा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्रिया पढ़ी जिसे अपन बोल रहे हैं साबुनीकरण क्रिया।
तो इस क्रिया में हमने क्या बताया कि जब वसा अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन प्राप्त होता है, और वही क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट करो, फिर कुछ और बातें मैं आपको समझाता हूं। ठीक है भाई, नोट किया आपने? देखो कुछ और बातें मैं आपको समझाता हूं। पहले तो इसी समीकरण में आपको थोड़ा सा डाउट रहा होगा कि ये आर को पहले क्यों लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको खोल करके बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं छोटी सी। ये है आपके पास में CH2C, यहाँ पर क्या है? C है, लेकिन वास्तव में A से नहीं जुड़ता, ये A से जुड़ता है, R। वास्तव में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पर दिखाया मैंने CH, मैं डबल बॉन्ड ऊपर की ओर दिखा देता हूँ इसमें O। तो ये आपके पास में O, ये C और ये R, यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ लटका देता हूँ डबल बॉन्ड को, और यहाँ पर ऐसे है ये CH2O, इधर नीचे की ओर लटका देता हूँ R। ठीक है ना? तो आपका जो बॉन्ड है ना वो यहाँ से टूटता है, यहाँ से। तो जो सोडियम आप जोड़ना चाह रहे हो ना इसके पास में, भाई आपने लिखा NaOH, 3 सोडियम आयन लेना चाह रहे हो आप इसके, तो 3 NaOH लिया आपने, यहां से इसको तोड़ा आपने। तो देखो ये जो Na है वो वास्तव में यहां पर आकर के चिपकता है, यहां से टूट रहा तो यहां पर आकर के क्या होता है? चिपकता है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCOONA, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से पढ़ रहे हैं अभी, इधर से भी आप पढ़ सकते थे, NaOOCR, ऐसे भी लिखा जा सकता था, बस बोलने की दृष्टि से ये ज्यादा सरल रहता, RCOONA। तो देखो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते थे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। Na, भाई मैंने यहां चिपका दिया Na, तीनों के साथ में ऐसे ही चिपकेगा, O डबल बॉन्ड O और यहां पर R। ठीक है ना? और यहां पर प्लस में आप लिख देते CH2 CH2 ऐसे, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बस वो बोलने का मेरा तरीका था कि मैं बोल रहा था RCOONA, इसको इधर से लिखे चाहे इधर से लिखे, एक ही बात है, बस मैंने उसको यहाँ पर क्या किया है? घुमा करके लिख दिया है। अब ये बोलना थोड़ा सा अटपटा रहता है, NaOORCR, इधर बोलना सरल पड़ जाता RCOONA। तो ये क्या है? साबुन है। ठीक है? तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि सोडियम आकर के चिपकेगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो मैं उस ऊपर वाली रिएक्शन को मिटा रहा हूँ, याद यही कर लेना, और चाहो तो आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो मैं इस ऊपर वाली रिएक्शन को मिटा रहा हूँ। अब देखो भाई, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? साबुन मिल रहा है, और साबुन के साथ में ग्लिसरीन भी मिल रहा है, ग्लिसरॉल भी मिल रहा है। तो वास्तव में यहाँ पर साबुनीकरण अभिक्रिया में हमें साबुन और ग्लिसरॉल का घोल प्राप्त होता है। तो ये जो घोल है इसके अंदर क्या करते हैं अपन? सोडियम क्लोराइड का विलयन डालते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड का विलयन अपन डालते हैं तो ये जो साबुन होता है इस विलयन के अंदर नीचे की ओर बैठ जाता, अवक्षेपित हो जाता है। तो अपन क्या बताएंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों के मिश्रण में सोडियम क्लोराइड, मैं सीधा NaCl लिख देता हूं, NaCl का विलयन डालने पर साबुन अवक्षेपित
हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है ना। तो साबुन नीचे बैठ जाएगा तो वहां से उसको अलग कर लेते हैं और अपन चाहे तो सांचों में डाल करके उसको अलग अलग आकार भी प्रदान कर सकते हैं। अब कुछ और बातें आपको बता रहे हैं साबुन के बारे में ही। तो देखो, केवल उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण ही जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। उच्च वसा अम्ल का मतलब मेरे इस बात से है कि उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला लंबी होनी चाहिए। उच्च वसा अम्ल का मतलब है उसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला, ये R जो है ये कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 12 से लेकर के 18 तक होनी चाहिए। यदि इससे छोटी श्रृंखला होगी तो वो साबुन जल में घुलेगा ही नहीं, और यदि जल में वो घुलेगा ही नहीं तो कपड़ों से गंदगी को भी अलग करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होगी। हाँ देखो, यदि पोटेशियम साबुन आप बनाना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको क्या करना है कि ये जो NaOH लिया है ना आपने, इसकी जगह आपको लेना है KOH। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये साबुन, पोटेशियम साबुन मिल जाएगा। सोडियम साबुन बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, और पोटेशियम साबुन बनाना है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है भाई। कुछ और बातें देखें इसी तरीके से। तो देखो, जो पोटेशियम साबुन है जो मैंने बना दिया ना अभी, पोटेशियम साबुन ये मृदु होता है, कोमल होता है, तो इसका उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम, दाढ़ी बनाने वाली जो क्रीम है वो बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात और ले लें अपन कि सोडियम साबुन, सोडियम साबुन मृदु होते हैं, इसलिए पोटेशियम साबुन होता है भाई, यहां पर क्या लिखना है, पोटेशियम साबुन, पोटेशियम साबुन। ठीक है ना। पोटेशियम साबुन मृदु होते हैं इसलिए इनका उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम आदि बनाने में किया जाता है, आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है। अब एक बात और बताऊंगा मैं आपको कि जब अपन पारदर्शी साबुन बनाते हैं, कौन सा साबुन, पारदर्शी साबुन, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी साबुन का मतलब ऐसा साबुन जिनके आर पार देखा जा सकता हो, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। छोटे बच्चों को नहलाने के लिए पारदर्शी साबुन काम लिया जाता है। इन साबुन से आंखों में जलन नहीं लगती है, तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो देखो, हमने क्या क्या बात सीख ली कि जो हमने अभी अभिक्रिया करवाई थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, वसा अम्ल और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई, साबुन मिला, लेकिन साबुन के साथ साथ ग्लिसरीन भी था, दोनों का मिश्रण था। तो हम वहां से साबुन अलग करने के लिए हमें NaCl का विलयन मिलाना पड़ा, तो साबुन नीचे अवक्षेपित होकर के आ गया। केवल उच्च वसा अम्लों के Na सोडियम या पोटेशियम लवणीय जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है ना। यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला 12 से कम रखोगे तो वो जल में घुलेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में वो कपड़ों को साफ भी नहीं कर पाएगा।
पोटेशियम साबुन कैसे होते हैं, मृदु प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनका उपयोग साबुन और शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है। शेविंग क्रीम बनाने में किया जाता है उपयोग, ठीक है ना। और आगे बात अपन ने क्या बताई भाई, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके इस बातों को नोट करो। एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा अभी, तो वीडियो पॉज करो और नोट करो। ठीक है भाई, मिटाऊं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साबुन से संबंधित, और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता भी है इससे संबंधित। ये ऐसा देखो, जल दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। एक तो कौन सा जल होता है, मृदु जल, इसको मीठा जल भी बोला जाता है और फ्रेश वाटर भी बोला जाता है, मीठा जल होता है ये, ठीक है। और दूसरा होता है कठोर जल। कठोर जल सोल्ट वाटर बोला जाता है इसको, इसके अंदर लवण ज्यादा मात्रा में घुले होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, जो साबुन होता है वो मृदु जल में सफाई का कार्य करता है। यानी कि यदि आप कपड़े धोने के लिए मृदु जल काम में ले रहे हैं तो वहां पर तो ये कपड़ों को साफ कर देगा, लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता है, नहीं करता है। साबुन कठोर जल में अच्छे परिणाम नहीं देगा, कपड़ों को साफ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाता वो समझते हैं। भाई जल की जो कठोरता है वो उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरीके के लवणों के कारण होती है, ठीक है ना। तो कठोर जल के अंदर क्या होगा कि कैल्शियम के आयन पाए जाएंगे और मैग्नीशियम के आयन भी पाए जाएंगे, ठीक है। कठोर जल के अंदर इस तरीके के आयन मौजूद होते हैं, मृदु जल में ये आयन नहीं होंगे, लेकिन कठोर जल में इस तरीके के आयन मौजूद होंगे। अब आपका जो साबुन है RCOONA, इसके अंदर क्या होगा, या तो पोटेशियम होगा, सोडियम होगा या फिर पोटेशियम होगा, क्योंकि साबुन या तो सोडियम का लवण होता है या पोटेशियम का लवण होता है। तो जब आप साबुन को कठोर जल के अंदर घोलते हैं तो घोलने पर क्या होता है कि ये कैल्शियम या मैग्नीशियम जो है इनकी जगह ले लेते हैं। तो आपका जो साबुन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन लवणों के प्रभाव में, वो या तो बदल जाएगा कैल्शियम साबुन में, यहाँ 2 लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, या फिर वो बदल जाएगा मैग्नीशियम साबुन में, यहाँ Mg लगा रहा हूं मैं। तो आपका साबुन पहले सोडियम साबुन था या पोटेशियम साबुन था। कठोर जल में जब आपने घोला तो ये आयन इनका सोडियम या पोटेशियम उसको तो बाहर निकालते हैं और उसकी जगह खुद ले लेते हैं। तो साबुन या तो कैल्शियम साबुन में बदल जाता है या मैग्नीशियम साबुन में बदल जाता है। और ये दोनों प्रकार के जो साबुन हैं जल में अघुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं, तो इस कारण से ये जल के अंदर अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। साबुन ये काम करता है कि कपड़ों पर जो लगी गंदगी है उसको भी वो जल में घोल करके कपड़ों से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ तो खुद ही जो साबुन है वो जल में अघुलनशील है, तो वो खुद ही नहीं घुल पा रहा है, तो वो मैल को क्या घोलेगा, कपड़ों की गंदगी को क्या घोलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये साबुन अवक्षेपित हो जाएगा, खुद ब खुद ही ये क्या हो जाता है कि गंदा झाग जैसा पदार्थ बना लेता है और कपड़ों पर चिपक जाता है।
जहाँ पर इसको गंदगी अलग करनी चाहिए थी उसके स्थान पर ये क्या करता है, खुद ही गंदगी बन करके कपड़ों पर चिपकने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कपड़ों को साफ नहीं कर पाता है। तो एक प्रश्न ये आ जाता है कई बार कि कारण बताइए कि साबुन मृदु जल में तो सफाई का कार्य करता है लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं करता। तो इसका उत्तर कैसे देंगे अपन कि साबुन मृदु जल में तो सफाई का कार्य करता है लेकिन कठोर जल में सफाई का कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि आयन पाए जाते हैं जो कि साबुन के सोडियम या जो पोटेशियम आयन है उसको स्थान लेकर के क्या कर लेते हैं, कैल्शियम के साबुन में या मैग्नीशियम के साबुन में बदल जाते हैं। और ये कैल्शियम या मैग्नीशियम का साबुन जल में अघुलनशील हो जाने के कारण क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, जिसके कारण से कपड़े साफ नहीं धुलते हैं। एक प्रश्न कई बार ये भी आता है कि जब कठोर जल में साबुन को घोला जाता है तो साबुन कौन से साबुन में बदल जाता है। तो आपका उत्तर होगा भाई कैल्शियम साबुन में बदल जाता है या मैग्नीशियम साबुन में बदल जाता है। प्रश्न क्या आ सकता है कि साबुन को जब कठोर जल में घोला जाता है तो साबुन कौन से साबुन में बदल जाता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि कैल्शियम साबुन में बदल जाएगा या फिर मैग्नीशियम साबुन के अंदर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। भाई ये अणुसूत्र मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसके पीछे कारण है। RCOO माइनस होता है और Na प्लस होता है, तो इसलिए अणुसूत्र ये था। लेकिन जब RCOO तो माइनस है और Ca+2 है तो सीधी सी बात है इस पूरे के ऊपर क्या लगेगा, ये 2 लगेगा। तो मैंने यहाँ कोष्टक में बंद करके इसके आगे क्या कर दिया, 2 लगा दिया। ऐसे ही Mg भी क्या होता है, +2 के रूप में होता है। तो ऐसे ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको कि मृदु जल में सफाई का कार्य करता है साबुन लेकिन कठोर जल में नहीं करता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो साबुन से क्रिया करके साबुन को कैल्शियम साबुन या मैग्नीशियम साबुन में बदल देते हैं, जो जल में अघुलनशील होते हैं और नीचे की ओर अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे कपड़ों की सफाई नहीं हो पाती है। तो वीडियो को पॉज करके इन बातों को आप नोट कर लो, उसके बाद में मैं बात करूंगा अपमार्जक की। ठीक है भाई, मिटाऊं। तो बात करता हूं अब मैं अपमार्जक की। तो देखो साबुन में एक कमी है कि वो कठोर जल में अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए अपन अपमार्जक काम में लेते हैं। अपमार्जक कठोर जल एवं मृदु जल दोनों में ही सफाई करने का कार्य करता है। अपमार्जक क्या करता है, कठोर जल और मृदु जल दोनों के अंदर ही सफाई करने का कार्य करता है। ठीक है भाई। तो अपमार्जक अपना अगला पॉइंट, अपमार्जक। तो हम पहली बात अपमार्जक के लिए लिख दे कि अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। अब देखो अपमार्जक होते क्या है, तो इसके लिए अपन एक सूत्र देख ले मैं पहले। अपमार्जक के जो सूत्र होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, इस तरीके का सूत्र है, तो इसे तो आप बोलते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम एल्किल सल्फेट।
ठीक है ना भाई। देखो ये सोडियम है, इस R को एल्किल समूह बोला जाता है और ये SO4 वाला समूह है पूरा, SO3 और ये O तीनों मिलाकर के SO4, तो ये हो जाएगा सोडियम एल्किल सल्फेट। भाई इसमें दो आयन इस तरीके से मौजूद है, सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, ठीक है। और दूसरा देखो सूत्र किस तरीके का होता है इसमें, RC6H5SO3Na, इसे आप बोलते हैं सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट, सल्फोनेट, ठीक है भाई। देखो इसमें क्या है मामला, सोडियम तो है ही है और ये पूरा समूह है एल्किल बेंजिल सल्फोनेट, ये एल्किल समूह है और ये बेंजिल, C6H5 को बेंजिल बोलते हैं और SO3 माइनस को क्या बोला जाता है, सल्फोनेट बोला जाता है। तो इसमें भी दो आयन हैं, RC6H5 SO3 माइनस और यहाँ पर Na प्लस, सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। C6H5 की जगह कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है, AR, ये बेंजिल समूह को ही दिखाता है, ठीक है ना। तो जो अपमार्जक होते हैं उसके लिए अपन बोलते हैं भाई अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं या सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट होते हैं। क्या बोला जाता है अपमार्जक के लिए कि अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट होते हैं, ठीक है। तो अपमार्जक के बारे में अपन ने दो बातें सीखी अभी कि अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई करने का कार्य करते हैं। कोई पूछे भाई अपमार्जक होता क्या है, तो इसके लिए अपन क्या बताएंगे कि अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट करो, फिर अपन ये बात देखेंगे कि ये कठोर जल में भी सफाई का कार्य क्यों करता है। ठीक है भाई मीठा। तो देखो ये सफाई करने का कार्य क्यों करता है कठोर जल में भी, वो बात अपन जानना चाह रहे हैं। तो कारण क्या है उसका देखो, तो देखो कारण क्या है, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन को अपन लिखते हैं Ca+2 और मैग्नीशियम आयन को लिखते हैं Mg+2, आयन से क्रिया करके कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनाते हैं तथा यह जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं।
इस कारण कठोर जल में भी अपमार्जक सफाई का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। तो कारण क्या है इसके पीछे कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो आयन हैं उससे अभिक्रिया करके कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनाता है, लेकिन फर्क क्या है कि ये सल्फोनेट जल में घुलनशील होते हैं और इसी कारण से ये कठोर जल में भी अपमार्जक क्या करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। वहां पर साबुन के जो रूप बने थे, कैल्शियम या मैग्नीशियम साइबिन जो बने थे वो जल में घुलनशील नहीं होने के कारण अवक्षेपित हो गए थे, इसलिए वो कपड़ों की सफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर ये जल में घुलनशील होने के कारण कपड़ों की सफाई कर जाता है। लेकिन एक समस्या है इसमें, अपमार्जक में। अपमार्जक जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। देखो साबुन जो होते हैं ना वो वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं हैं वो प्राकृतिक रूप से भी होती है। तो साबुन एक प्राकृतिक लवण माना जाता है और प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जो जीवाणु है उस साबुन का आसानी से अपघटन कर लेते हैं। तो वो प्रकृति को नुकसान कम पहुंचाता है। जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण नहीं बन पाता है साबुन। लेकिन अपमार्जक जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, यानी कि एक बार ये प्रकृति में आया तो प्रकृति में लंबे समय तक ये बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, मृदा और जल प्रदूषण का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? ये मृदा और जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो हम आगे बोल दें भाई, इसलिए यह मृदा व जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, तो अपमार्जक का उपयोग करने में ये समस्या है भाई कि ये जल और मृदा को क्या कर सकता, प्रदूषित कर सकता है, क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा इसका अपघटन नहीं होता है। तो ये भूमि और जल को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। तो आजकल क्या है कि एक विकल्प अपनाया गया है कि यदि अपन कम शाखान्वित वाले हाइड्रोकार्बन वाले अपमार्जक का उपयोग करें तो वो जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाता, आसानी से अपघटित हो जाता। देखो शाखाओं का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने ऐसे श्रृंखलाएं बनाई थी CH2 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 CH2, तो ये सीधी श्रृंखला हो गई। अब जैसे मैं इसी श्रृंखला को ऐसे बनाता CH2 CH CH2 CH CH2 और इसमें कुछ कुछ शाखाएं निकली रहती है ऐसे। जैसे यहाँ पर निकाल दिया CH3, यहाँ पर निकाल दिया CH3, यहाँ पर निकाल दिया CH3, तो ऐसे शाखाएं निकल जाए उसमें। तो जो शाखाएं जिनमें निकली हुई है ना वो जीवाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होंगे, और जिनमें शाखाएं कम है या है ही नहीं है तो वो जीवाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाएंगे। तो आजकल क्या किया जाएगा कि कम शाखा वाले जो सल्फोनेट है उनका उपयोग किया जाता है। कम शाखा वाले एल्किल बेंजिल सल्फोनेट का उपयोग किया जाता है, तो वो जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाते हैं, आसानी से अपघटित हो जाते हैं। तो यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि कम शाखान्वित हाइड्रोकार्बन या कार्बन ले सकते हो इसकी जगह, श्रृंखला वाले
अपमार्जक जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, अतः इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अपमार्जक में भी यदि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो कम शाखान्वित है तो वो जीवाणु के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाएगी, तो इसलिए अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, जो अपमार्जक है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट प्रतिदीप्त पदार्थ, तो इस तरीके के पदार्थ भी अपना अपमार्जक में मिला देते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये कपड़ों में चमक पैदा कर देते हैं। तो जो अपमार्जक है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फॉस्फेट, प्रतिदीप्त पदार्थ आदि पदार्थ भी क्या होते हैं उसमें मिला दिए जाते हैं, जो कि कपड़ों के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस बात को नोट कीजिए। ठीक है भाई, किया नोट। अब एक बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। साबुन और अपमार्जक इन दोनों के लिए ही कॉमन है वो बात, साबुन एवं अपमार्जक मिसेल बनाकर कपड़ों से गंदगी या मेल बोलते हो आप को अलग करते हैं। तो साबुन हो चाहे अपमार्जक हो, ये क्या करते हैं, मिसेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिसेल बना करके कपड़ों से गंदगी को अलग करते हैं। तो देखो, इससे अगला जो वीडियो रहेगा वो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि पर ही रहेगा, जिसमें अपन बताएंगे कि कैसे तो मिसेल बनता है और कैसे वो कपड़ों से गंदगी को अलग करता है। और साथ में ही एक छोटा सा बिंदु और लेंगे जिसमें अपन साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर पढ़ेंगे। साबुन तो पुराने अपमार्जक हैं और जो नए जमाने के अपमार्जक हैं उनको केवल अपमार्जक बोल रहे हैं हम यहाँ पर। तो इन दोनों में अंतर भी अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में निकालेंगे। तो एक ये लाइन और लिख लेना यहाँ पर कि साबुन और अपमार्जक मिसेल बनाकर कपड़ों से गंदगी को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतनी ही बात लेकर के चलते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।